मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके पंचम पत्र में वर्णित हिंदी गद्य के अंतर्गत उपन्यास में कथा निर्मिति में भाषा प्रयोग, इस विषय वस्तु पर विचार विमर्श करें। अर्थात हमारे आज के अध्ययन का शीर्षक है उपन्यास में कथा निर्मिति में भाषा प्रयोग। उपन्यास में कथा निर्मिति के लिए 3 तरह की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इसे औपन्यासिक भाषा की विशिष्टताएं भी कही जाती है। उपन्यास कथात्मक विधा होने के कारण कहानी कहने की कला का प्रयोग उपन्यास की भाषा में एक अस्थायी गुण है। कहानी कहना और सुनाना भाषा में रोचकता के बिना संभव नहीं। इसी तरह कहानी को रचना और दिखाना भी होता है। उपन्यास में जीवन का विस्तृत और सूक्ष्म चित्रण होता है, इसलिए किस्सा गोई उपन्यास का आधार नहीं हो सकता। उपन्यास में आधुनिक कहानी की तरह रचना की क्षमता का प्रयोग भी जरूरी है। अर्थात उपन्यास में कहानी इस तरह कही जानी चाहिए मानो उसे पढ़ने के लिए ही रचा गया हो, लेकिन रचे जाने में सृजनात्मकता की अनेक विशेषताओं का प्रयोग उपन्यास में किया जा सकता है। उपन्यास में दृश्यात्मकता की विशेषता का भी प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात कहानी इस तरह कही जाए जैसे हमारे सामने फिल्म चल रही है। भाषा के द्वारा इन तीनों विशेषताओं का प्रयोग किया जा सकता है। कथा निर्मिति में इन तीनों प्रयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास की रचना पढ़ने के लिए होती है, इसे कहा और सुना नहीं जा सकता। हाँ, उपन्यास की रचना में किस्सा गोई का प्रयोग किया जा सकता है। उपन्यासकार करते रहते हैं। उपन्यास की कथा में इसका प्रयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे कथा में कौतूहल, रहस्य और नाटकीयता बनी रहती है। ध्यान देने की बात है कि केवल इन तत्वों के होने से उपन्यास कौतूहलपूर्ण और मनोरंजन प्रधान हो जाता है। उपन्यास के लिए आवश्यक है कि वह पाठक की उत्सुकता को बनाए रखे, लेकिन पात्र की हर सूक्ष्म मनोभावों और परिवेश घटनाओं की प्रत्येक परिस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण भी होता जाए। पात्र यह जानने के लिए बेचैन रहेगा कि वह आगे क्या सोचेगा, क्या करेगा और क्या कहेगा। विभिन्न पात्रों के मध्य भावनाओं, विचारों और कार्यों की ऐसी टकराहट हो कि उससे निरंतर स्थितियां बदलती रहें और बदली हुई स्थितियां पात्रों में नई भावनाओं, नए विचारों को पैदा करें और उनकी प्रतिक्रियाएं नए ढंग से सामने आएं। किसी भी उपन्यास को प्रभावशाली होने के लिए उसमें तीव्र गतिशीलता और उसके पात्रों में गहरी बेचैनी होनी चाहिए। असंतुष्ट और सक्रिय पात्र ही उपन्यास में जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाषा में गति और कर्मण्यता व्यक्त होती है। कभी कभी पात्र और परिस्थिति बाहर से शांत और बोझिल सा दिखता है, लेकिन अंतर गहरे रूप में बेचैनी और बदलाव की आकांक्षा व्यक्त करती है। उपन्यासकार को चाहिए कि उपन्यास का विन्यास इस प्रकार करे जिससे पाठक में हर स्तर पर पढ़ने की उत्सुकता जागृत हो। यह लेखकीय क्षमता पर निर्भर करता है, जिसमें कथा का विन्यास, चरित्र चित्रण, शैली का रचनात्मक प्रयोग और उद्देश्य के अनुरूप अन्य तत्वों का पारस्परिक संयोजन होना आवश्यक होता है। यह सारा कार्य भाषा के माध्यम से संपन्न होता है। भाषा ही लेखक का औजार है, इसलिए उपन्यास के लिए यह जरूरी है कि वह न सिर्फ भाषा पर अधिकार हासिल करे, बल्कि उसके सृजनात्मक प्रयोग में दक्ष हो। कथा में निरंतरता, संगति और आवश्यकतानुसार मोड़, घुमाव और उतार चढ़ाव से कहानी कहने की क्षमता का विकास होता है। रंगभूमि में एक अंधे भिखारी से जमीन का छोटा सा टुकड़ा हासिल करने की मामूली लड़ाई एक बड़े जनसंघर्ष में तब्दील हो जाती है।
यह कथा कहने की लेखकीय क्षमता का ही परिणाम है। निराशा के विशेष क्षण में सूरदास की संकल्प शक्ति उपन्यास की कथा के विकास का पूर्व संकेत ही नहीं देती, वरन उस विराट संघर्ष का भी संकेत देती है जो रंगभूमि को कालजयी कृति बना देता है। उपन्यास की कोई भी कथा चाहे कितनी ही स्वाभाविक, सहज एवं यथार्थपरक क्यों न हो, अंततः वह उपन्यासकार एक विशेष परियोजना के अनुसार उसे रूप देता है। कोई भी साहित्यिक कृति रचनाकार द्वारा पूर्व योजना के अनुसार लिखी जाती है। उपन्यासकार भी उपन्यास की कथा को रचता है। वह कथा वस्तु का ढांचा कल्पित करता है, पात्रों के बारे में सोचता है, देश काल को तय करता है, जिसकी एक निश्चित पहचान होती है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से गहरे रूप में संबद्ध होती हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि एक ऋणग्रस्त गरीब किसान को नायक बनाना हो तो आवश्यक है कि उसकी पृष्ठभूमि कोई गांव होगी और उसका आवास झोपड़ी में ही होगा। उपन्यास की कथा को रचते समय कथा की स्वाभाविकता और विश्वसनीयता का ख्याल आवश्यक है। कहानी की रचना करते हुए उपन्यासकार को भाषा के माध्यम से उसकी स्वाभाविकता और विश्वसनीयता की रक्षा करनी है। उदाहरण स्वरूप, बाण भट्ट की आत्मकथा में भट्टनी की रक्षा करते हुए महावाराह को नदी में विसर्जित करने की प्रसंग इसी आंतरिक तर्क से ही स्वाभाविक बनता है। महामाया को दिया गया वचन भट्ट के लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है। उपन्यासकार उपन्यास में एक कल्पना, फैंटेसी की रचना करता है। कोई भी उपन्यास लेखक के मानस की रचना होती है, चाहे वह कितना ही यथार्थवादी क्यों न हो। कथा विकास और चरित्र निर्माण के सारे सूत्र उसके हाथ में होते हैं। उसे कलात्मक संयम रखते हुए पात्रों को उसके मनोविज्ञान के अनुसार विकसित होने देना चाहिए। कथा में वह यह भी आवश्यक नहीं कि किसी खास परिस्थिति में पात्र एक ही तरह का निर्णय ले, वह भिन्न निर्णय भी ले सकता है। इस तरह लेखक के सामने नए नए विकल्प खुलते जाते हैं और कथा को रचना करते हुए उसे चुनौतियों से जूझना पड़ता है। अन्ना कैरेनिना के उदाहरण से निर्मल वर्मा ने उपन्यास में स्वाभाविकता और संयोजितता का खुलासा किया। बड़े से बड़े उपन्यास को पढ़ते हुए क्यों यह तकलीफ मन को कोसती है कि घटनाएं नितांत दूसरी तरह से घट सकती थी, तो उनके पीछे ऐसा कोई दैवीय या प्राकृतिक सेक्शन नहीं जो उन्हें किसी दूसरे क्रम में संजोने से रोक सकता है। क्यों यह संदेह मन को सालता रहता है कि यदि अन्ना कैरेनिना चाहती तो अपने जीवन की घटनाओं के पहिए विपरीत दिशा में मोड़ सकती थी, उसके क्रम को बदल सकती थी और इस तरह अपने को आत्महत्या के भयावह अंत से बचा सकती थी। यह नहीं कि उपन्यास में उसकी मृत्यु विश्वसनीय और अनिवार्य नहीं जान पड़ती। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। उपन्यास में जो चीज सबसे अधिक अनिवार्य और स्वाभाविक जान पड़ती है, जीवन के प्रवाह में वही चीज अचानक संयोगिक और संदिग्ध सी बन जाती है। ध्यान देने की बात है कि उपन्यास को जीवन की पुनर्रचना कहा गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह जीवन की अनुकृति है, बल्कि उपन्यास को जीवन की तरह लगते हुए भी जीवन से अलग लगना चाहिए। एक गाय पालने की किसान की इच्छा हो रही और धनिया के जीवन का कैसा अभिशाप बन जाता है। गोदान इसी अभिशाप को परत दर परत उद्घाटित करता है और होरी की मृत्यु के समय धनिया द्वारा किए गए गोदान के साथ मानो इस इच्छा का त्रासक अंत हो जाता है। अंत में इस पूरे प्रसंग में व्यंग, विडंबना, कल्पना और विषाद का एक ऐसा अनोखा संगम है कि बहुत कम उपन्यास इतनी गहरी बेचैनी पैदा करते रहते हैं। उपन्यास का काम कथा को दिखाना भी है। रैल्फ फॉक्स का कहना है कि उपन्यास सिनेमा की तरह नए मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने, उसकी आशा आकांक्षाओं को व्यक्त करने तथा उसकी तूफानी दुनिया को व्यक्त कर सकने में समर्थ है, लेकिन वह पूर्णतया ऐसा नहीं कर सकता। उपन्यास मानव का कहीं अधिक पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकता है तथा उस महत्वपूर्ण आंतरिक जीवन की झांकी दिखा सकता है जो कि मानव के निरे नाटकीय क्रियाशील रूप से भिन्न होती है और जो सिनेमा की क्षमता से बाहर की चीज है। स्पष्ट है कि सिनेमा के ऊपर उपन्यास की उपादेयता को स्थापित कर दिया है, लेकिन
उपन्यास सिनेमा तकनीक का इस्तेमाल कर दृश्यात्मकता के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है। शब्दों से दृश्यों को रचना उपन्यास की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। उपन्यासकार लगातार ऐसे प्रसंगों की दृष्टि करते रहते हैं जिसको दृश्य रूप में प्रस्तुत करने से इस प्रसंग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। निर्मला का प्रसंग, जब निर्मला अंतिम सांसें ले रही होती हैं, ऐसा ही दृश्यात्मक प्रसंग, लेकिन यह बिंब फिल्म में यथावत नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। जब उपन्यासकार मानसिक दशा को दृश्य बिंब में बांधता है तो वह काव्य भाषा की विशेषताओं का इस्तेमाल करता है। उपन्यास को फिल्म की तरह से दृश्य बिंब के रूप में निर्मित किए जा सकते हैं। खासतौर पर बाहरी स्थितियों के वर्णन में दृश्यात्मकता को शब्दबद्ध कर उपन्यासकार उसकी पूरी गतिशीलता और रूप रंग की विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है। भीष्म शाही के उपन्यास तमस का सुअर मारने का प्रसंग इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि औपन्यासिक भाषा के तीनों प्रयोग में अंतर स्पष्ट है। कथा कहना में कथा को किस्सागोई रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उत्सुकता को बनाए रखा जाता है ताकि पाठक आगे की स्थिति के लिए बेचैन रहता है। उसकी कथा में निरंतरता, संगति और आवश्यकता अनुसार मोड़, घुमाव और उतार चढ़ाव से कहानी की क्षमता का विकास होता है। जबकि कथा रचना में कथाकार उपन्यास को एक पूर्व योजना के आधार पर तैयार करता है। उपन्यास की सारी स्थितियां, पात्रों के चरित्र चित्रण, प्रसंग, मनोवृत्तियां, घटनाएं, सब कुछ उसकी मानस रचना होती है। वह अपनी कथा को स्वाभाविक एवं विश्वसनीय बनाता है। पूरी कथा फैंटेसी में रचना होती है। वह उपन्यास को जीवन की तरह लगते हुए भी जीवन से अलग दिखने योग्य बनाता है। यह आवश्यक होता है क्योंकि उपन्यास जीवन की अनुकृति नहीं होता, बल्कि जीवन की पुनर्रचना होती है। कथा दिखाना, प्रयोग में कथा को फिल्म की तरह दिखाता है। मानसिक दशा को दृश्य बिंब में दिखाने के लिए वह काव्य भाषा का प्रयोग करता है। फिल्म की तरह के दृश्य बिंब रूप को दिखाने के लिए उपन्यासकार बाहरी स्थितियों का वर्णन करता है। इस वर्णन में दृश्यात्मकता को शब्दबद्ध कर उसकी पूरी गतिशीलता और रूप रंग की विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है। भीष्म शाही के उपन्यास तमस का सुअर मारने का प्रसंग इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस प्रकार इन तीनों प्रयोगों में स्पष्ट अंतर है कि उपन्यास में इन तीनों प्रयोगों को अपनाया जाता है। धन्यवाद।